Good evening, viewers, to this channel popularly known as Awareness of Legal Fraternities. Welcome to all the viewers. Today topic is power of civil court. As you are aware, this channel was opened for the purpose of the awareness of the members of legal fraternities. But the objectives may not be achieved if it is confined to stricto sensu the members of legal fraternities. Therefore, on request and suggestions of the viewers and listeners, I have brought some changes in the lecture series. That changes you will yourself realize if you will continuously watching this channel. But as per original program regarding initiation of lecture series, especially in respect of Civil Procedure Code, this series will end on completion of all important topics of CPC. So we have already completed 3 lectures in this series, and now today is the 4th lecture, which has been fixed today in respect of power of civil court. ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि सिविल कोर्ट को क्या पावर है, कौन सी ऐसी शक्ति प्रदान की गई है सिविल कोर्ट को, यानी कि व्यवहार न्यायालय को, जिसके अंतर्गत व्यवहार न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जो न्याय के लिए न्यायालय की शरण में आता है कैसे न्याय मिल सकता है। मुझे कुछ विद्यार्थियों तथा कुछ न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा अनुरोध किया गया है कि पूरा लेक्चर सीरीज धारा प्रवाह अंग्रेजी में नहीं बोला जाए। अगर आवश्यकता हो, चूंकि जो कानून की धारा है उसकी अभिव्यक्ति अगर हिंदी में हो सकती यथासंभव की जाए, अन्यथा उसको अंग्रेजी में अपने सुविधानुसार उसको बोल सकते हैं। लेकिन ये प्रयास होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मातृभाषा में ही वैधानिक पहलुओं को और उसके प्रावधानों को, खास करके व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जिन धाराओं के ऊपर आज चर्चा होगी, जो संदर्भित है व्यवहार न्यायालय के शक्तियों के संबंध। तो आज का विषय है व्यवहार न्यायालय की शक्तियां। मैं प्रयास करूंगा थोड़ा धीरे धीरे बोलूं और ज़्यादातर हिंदी में बोलूं,
ताकि आप सभी जो पुराने व्यूअर हैं उनको भी समझने में आसानी होगी, या जो नए जुटेंगे व्यूअर और लिसनर, या आम जनता भी इससे लाभान्वित होगी। उन सबों का ध्यान रख करके ये कार्यक्रम में कुछ सुधार किया गया है, ताकि इसका लेक्चर सीरीज का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। आप सभी जानते हैं कि व्यवहार न्यायालय में दीवानी मुकदमे होते हैं। दीवानी मीन्स सिविल सूट। सिविल सूट मतलब जहाँ पर कि जमीन जायदाद से संबंधित या विवाह से संबंधित या रिश्तों से संबंधित या किसी पद से संबंधित जो विवाद होते हैं उसका निराकरण व्यवहार न्यायालय में होता है। तो व्यवहार न्यायालय का गठन इसलिए किया गया कि जो वाद फौजदारी अदालत के कार्यक्षेत्र से बाहर है वो सभी दीवानी में है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के न्यायालय है। एक व्यवहार न्यायालय है और दूसरा फौजदारी अदालत, जिसको कि क्रिमिनल कोर्ट्स कहते हैं। ये दोनों सिविलियंस के लिए, और नॉन सिविलियंस यानी कि डिफेंस पर्सनल, जो डिफेंस सर्विस से जुटे हुए लोग हैं, उनके लिए एक अलग न्यायालय है जिसको कि सैनिक न्यायालय कहते हैं। इसीलिए सिविल कोर्ट का या सिविल वर्ड जहाँ जहाँ आया उसको असैनिक के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है हिंदी में। तो ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो व्यवहारिक न्यायालय है, सिविल कोर्ट है, अदालत है, ये असैनिक अदालत है। माने सैनिकों के संबंध में जो भी मुकदमा होता है वो सैनिकों का मुकदमा जो उसके कानून के तहत, सैनिकों के कानून के तहत उसमें गठित न्यायालय जो है सैन्य न्यायालय, उसी के अंतर्गत होता है। तो उसके लिए अलग कानून है जिसको मार्शल लॉ बोलते हैं, और उसके अंतर्गत जो कोर्ट का गठन हुआ है उस कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है। तो अभी सिविल कोर्ट जो है, व्यवहारिक न्यायालय जो है, यह व्यवहार न्यायालय है जिसको अदालत कचहरी भी कहते हैं। उसमें ज्यादातर मुकदमे जमीन से संबंधित विवाद के लिए होता है। जमीन का विवाद यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति कहता है कि ये जमीन मेरा है, दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं मेरा है, तो एक विवाद का बिंदु खड़ा होता है। तो उसके लिए निराकरण करने के लिए सक्षम न्यायालय व्यवहार न्यायालय। ऐसे बहुत से कानून बने हुए हैं स्थानीय स्तर पर, जिसको राज्य कानून कहते हैं, जो राज्य के विधानसभा द्वारा पारित कानून है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं स्टेट लॉज या लोकल लॉज। तो बहुत से ऐसे विषयों पर जो संविधान के प्रावधान के अंतर्गत स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है, उस पर जो राज्य का कानून होगा वही लागू होता है। तो बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जो एक रेवेन्यू कोर्ट है, जो रेवेन्यू से संबंधित होता है, जिसमें कि सीओ, डीसीएलआर, एडिशनल कलेक्टर, कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद बिहार लैंड ट्रिब्यूनल, ये सब जो है रेवेन्यू कोर्ट्स के पदाधिकारी और कोर्ट हैं। तो रेवेन्यू से संबंधित मामला होता है तो उसके लिए वहाँ जाता है। लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है, जैसे सिविल कोर्ट में होती है प्रक्रिया,
वही प्रक्रिया रेवेन्यू कोर्ट में अपनाई जाती है। क्योंकि प्रक्रिया के लिए हमारे पास दो ही विधान है, एक फौजदारी जहाँ की क्रिमिनल केस से संबंधित मामला है, चाहे किसी एक्ट के तहत हो तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और जहाँ दीवानी है उसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड है। तो सिविल प्रोसीजर कोड में रेवेन्यू कोड से संबंधित जो भी विवाद होते हैं, रेवेन्यू लॉ के अंतर्गत होते हैं, उसमें भूमि विवाद भी होता है कई प्रकार का, यानी कि नामांतरण का वाद हो, किसी को जमाबंदी कैंसिल कराना हो, या किसी का नाम गलत खतियान में दर्ज हो गया हो, उसको सुधार करवाना हो। इस तरह से बहुत सारे वाद हैं। अब कोई अतिक्रमण हो गया हो किसी पब्लिक लैंड पर, तो उसको हटाने के लिए हो, किसी के जमीन में, प्राइवेट जमीन में इंक्रोचमेंट हो गया हो, तो ये सब बहुत सारे विधि विधान हैं जिसको सब्सटेंसिव लॉ बोला जाता है। पर्टिकुलर एक धारा अलग कानून बना के राज्य के विधानसभा के द्वारा पारित है, उसके अंतर्गत उससे देखा जाता है। लेकिन अंततः वो विवाद कहीं भी चला हो, लेकिन स्वत्व और अधिकार से अगर संबंधित हो जाता है तो रेवेन्यू कोर्ट के बाद अंतिम शरण में फिर आना पड़ता है व्यवहारिक न्यायालय, यानी कि सिविल कोर्ट में, व्यवहार न्यायालय में आना पड़ता है। तो सिविल कोर्ट के पास बहुत शक्ति है। तो एक तो रेवेन्यू के संबंधी विवाद हो जो अलग अलग स्थानीय कानून के अंतर्गत उत्पन्न है, और अंतिम निर्णय के उपरांत दो ही विकल्प है, स्वतः के आधार पर सिविल कोर्ट में आया जाए या उसको रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाए। ये ऐच्छिक है। जो व्यक्ति रेवेन्यू अदालत से आदेश से एग्रीव्ड है, उससे संतुष्ट नहीं है, उसके लिए ये ऑप्शन है, वो भी आ सकता है। और नहीं तो सीधे जहाँ स्वत्व का मामला हो कि ये स्वत्व अधिकार किसका है इस संपत्ति पर, वो मामला व्यवहार न्यायालय में आता है। या अगर विभाजन का बंटवारा का केस करना हो तो ये आता है। अगर किसी का स्टेटस चैलेंज करना है कि ये जो ऑफिस होल्ड कर रहा है वो ऑफिस होल्ड करने के लायक नहीं है, तो उसको भी सिविल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है जाली है, फरेबी है, तो उसको भी घोषणा करने के लिए व्यवहार न्यायालय में ही आना पड़ता है। इस प्रकार के बहुत सारे विवाद हैं जो व्यवहार न्यायालय में होते हैं। व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एक क्षेत्राधिकार हुआ जो उसका टेरिटोरियल जुडिक्शन कहा, क्षेत्रफल, उसके अधिकार का क्षेत्रफल कहाँ है, जो कि फिजिकल बाउंड्री से पता चलेगा। सब डिवीजन तक है या जिला तक है, दो तरह का होता है। सब डिवीजन में जो पदाधिकारी होते हैं सब डिवीजन तक, और जो जिला में होते हैं उनके जिला तक क्षेत्राधिकार होता है। और दूसरा होता है आर्थिक क्षेत्राधिकार, जिसको पिक्यूनियरी जुडिक्शन बोलते हैं। तो सिविल कोर्ट में ओरिजिनल जुडिक्शन मुंसिफ का है, तो मुंसिफ का क्षेत्राधिकार भी सब डिवीजन तक होता है, और सब जज का क्षेत्राधिकार भी सब डिवीजन तक होता है। डिस्ट्रिक्ट जज का क्षेत्राधिकार पूरे जिला तक होता है। अब जहाँ तक पिक्यूनरी जुडिक्शन का सवाल है, तो पिक्यूनरी मुंसिफ का 1.5 लाख रुपया तक के संपत्ति का अगर विवाद होगा तो मुंसिफ कोर्ट में होगा, और 1.5 लाख से ऊपर का अगर विवाद होगा, उसका कीमत कितना हो रहे अनलिमिटेड वैल्यू, वो सब विवाद आपका सब जज कोर्ट में होगा। मुंसिफ को हिंदी में न्यायकर्ता कहते हैं और सब जज को अवर न्यायाधीश कहते हैं। लेकिन आजकल उसका नामकरण बदल गया है। कानून में संशोधन करने के उपरांत दोनों को सिविल जज कहते हैं,
सिविल जज, जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन। तो एक हुआ वरीय कोटि और एक कनीय कोटि, लेकिन शक्तियां सब वही है, क्षेत्राधिकार सब वही है, नामकरण बदल गया। अगर कोई व्यक्ति को किराया लगाया है और उसको किराया नहीं मिल रहा, उसके लिए उसको किराया के लिए केस करने की आवश्यकता है, तो वो भी सिविल कोर्ट जाएगा। अगर कोई किरदार को खाली कराना है तो उसके लिए सिविल कोर्ट जाएगा। अगर कोई आदमी रेहन, बंधक या मॉर्गेज किया है और मॉर्गेजी कब्जा नहीं छोड़ रहा है, मॉर्गेज का समय पूरा हो गया है, तो भी सिविल कोर्ट में जाएगा। अगर कोई व्यापारी है, किसी को सामान बेचा है और सामान बेचने के बाद उसका रकम बकाया नहीं दे रहा है, तो वो भी वसूली के लिए सिविल कोर्ट जाएगा। अगर कोई महाजन है, मनी लेंडर, मनी लेंडिंग का काम करता है, उसने मनी लेंडिंग किया और शर्त के हिसाब से वापस नहीं लौटाया, जो कर्जदार है, डेटर जिसको कहते हैं, तो मनी लेंडर को भी अधिकार है सिविल कोर्ट में जाकर के केस करके वसूल करने का। इस तरह से बहुत प्रकार के हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सिविल कोर्ट हैज गॉट प्लेनरी एंड एक्सपेंसिव जुडिक्शन। तो उसका पैमाना क्या है, कैसे समझेंगे कि सिविल कोर्ट के जुडिक्शन में है? उसके क्षेत्राधिकार में है। जितना भी मुकदमा है जो सिविल नेचर का है, मतलब उससे कोई अपराध से संबंधित नहीं है। सिविल नेचर का मतलब हुआ जो आपराधिक मुकदमा नहीं है, अपराध से संबंधित नहीं है, या सैनिक से संबंधित नहीं है, मिलिट्री से संबंधित नहीं है। मिलिट्री से संबंधित का मतलब क्या है? उसके पद और उसके विभाग और उसके कार्यक्रम और उसका ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, वो सबसे संबंधित अगर कोई विवाद है तो वो उसके लिए जो सैनिक न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार में, वो व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं। तो व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सभी प्रकार के विवाद जो सिविल नेचर का हो, उसका मतलब हुआ, सिविल नेचर का मतलब क्या हुआ? जिसमें आपराधिक कृत्य नहीं हो, उसका विवाद नहीं हो, और न सैनिक के पद या पद से संबंधित उसके कर्तव्य और अधिकार से संबंधित कोई मामला नहीं। लेकिन अगर कोई सैनिक है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, और उसके लिए सैन्य न्यायालय है, उसके होते हुए भी अगर संपत्ति से संबंधित विवाद है किसी सैनिक का किसी असैनिक से, मतलब सिविलियन से, तो संपत्ति का विवाद एक सिविलियन और एक सैनिक, दोनों के बीच सिविल कोर्ट में ही आएगा, यानी कि व्यवहार न्यायालय में ही आएगा। उसका भी अधिकार क्षेत्र न्यायालय का ही है। इसलिए सीपीसी यानी कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के धारा 9 में लिखा हुआ है कि एवरी सूट ऑफ सिविल नेचर इज कॉग्निजेबल बाय सिविल कोर्ट unless its jurisdiction is expressly or impliedly barred by any law। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सिविल कोर्ट को इतना बड़ा अधिकार दिया गया है, इतनी बड़ी शक्ति दी गई है कि सभी प्रकार के दीवानी मामले, सिविल नेचर के मामले वो देख सकता है। अपवाद स्वरूप वो है कि अगर किसी विधि विधान के द्वारा उसकी शक्ति को रोक लगा दिया गया है किसी विशेष प्रकार के विवाद के निपटारा हेतु, तभी उसका शक्ति उस क्षेत्र में प्रयोग नहीं हो, उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं माना जाएगा। तो इसलिए सिविल कोर्ट का क्षेत्र बहुत विशाल है, सो अधिकारिता के मामले में जिसकी शक्ति है, पावर है, उसके मामले में।
तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि सेक्शन जो है, धारा जो है, मुख्य सीपीसी का 3 पार्ट में अरेंजमेंट है, ये पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो पहला पार्ट में जो सेक्शन है वही शक्ति प्रदान करता है, दूसरा पार्ट में ऑर्डर रूल है, वो उसकी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी वो बताता है, और तीसरा पार्ट में अपेंडिक्स है जिसमें तरह तरह के प्लीडिंग्स एंड स्टैट्यूटरी फॉर्म्स है वो बताता है। तब जब सेक्शन 9 हम लोग देख लिए तो सेक्शन 9 के बाद आगे कई प्रकार के जो कार्यकलाप होते हैं, जो सिविल कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया जाता है, उसकी शक्तियां भी धारा के अंतर भी निहित है। तो आज मुख्य रूप से सबों के साधारण ज्ञान के लिए ये बात कर रहे हैं कि सभी प्रकार के विवादित मामले जो कि असैनिक विवाद से संबंधित है, जो सिविल राइट्स से संबंधित है, सिविल डिस्प्यूट है, जिसमें संपत्ति या पद ये सब से संबंधित है या संबंध रिश्ता से संबंधित है विवाद, वो सब विवाद के लिए सेक्शन 9 जो है वो एक आर्म चेयर दे रहा है सिविल कोर्ट को कि सभी प्रकार के सिविल नेचर के विवाद आपके यहाँ चलेगा और आप उसका निपटारा करेंगे। यानी कि सिविल कोर्ट में बैठने वाले जो पीठासीन पदाधिकारी हैं, छोटे में पदाधिकारी में मुंसिफ, जो सिविल जज कनीय कोटि, और जो सब जज हैं वो सिविल जज वरीय कोटि, ये दोनों कोर्ट में ही विवाद दाखिल होता है, वो दोनों को ही अधिकार दिया गया है। यानी कि समझने की या बोलचाल की भाषा में मुंसिफ और सब जज, यही 2 कोर्ट है जिसको हम लोग सिविल कोर्ट कहते हैं। वहाँ कोई भी वाद दाखिल हो सकता है। वाद मीन्स प्लेंट अंग्रेजी में कहते हैं, उसको उर्दू में नालिसी भी कहते हैं या अर्जी भी कहते हैं। तो जो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपने अधिकार के रक्षा के लिए और अपने अधिकार में कोई खलल डाल रहा हो, बाधा उत्पन्न कर रहा हो, उसको रोकने के लिए, अपनी संपत्ति के रक्षा करने के लिए, या संपत्ति से बेदखल हो गया होगा तो दखल पाने के लिए, या कोई उसको खतरा है तो उस खतरा से बचने के लिए, जिस व्यक्ति से खतरा है उस पर परमानेंट रोक लगाने के लिए, ये सब याचिका लेके न्यायालय के शरण में जा सकता है। तो ये सब विवाद के लिए जो व्यक्ति जाएगा वो वादी कहलाता है, यानी कि प्लेंटिफ। उर्दू में उसको मुद्दई कहते हैं। मुद्दई, वादी और प्लेंटिफ एक ही हुआ। और जिसके विरुद्ध वाद लाएगा उसको बोलते हैं डिफेंडेंट या प्रतिवादी या मुदाले। तो मुद्दई और मुदाले, वादी या प्रतिवादी। अगर एक से ज्यादा मुद्दई है तो उसको मुद्दईयान बोलते हैं, और एक से ज्यादा मुदाले है तो उसको मुदालेहुम बोलते हैं। उसी तरह से अगर वादी एक है तो वादी बोलते हैं, एक से ज्यादा वादी है तो वादीगण बोलते हैं। प्रतिवादी एक है तो प्रतिवादी बोलते हैं, और कई प्रतिवादी हैं तो प्रतिवादी गण बोलते हैं। अगर कोई फीमेल प्लेंटिफ है तो उसको हिंदी में, अंग्रेजी में मेल फीमेल दोनों का प्लेंटिफ ही होता है, लेकिन हिंदी में वादी मेल के लिए और वादनी फीमेल के लिए। उर्दू में मेल के लिए मुद्दई और फीमेल के लिए मुद्दैया। उसी तरह से
फीमेल डिफेंडेंट है तो अंग्रेजी में डिफेंडेंट है, लेकिन हिंदी में मुदाले, उर्दू में मुदाले मेल के लिए, अमुदालेहा फीमेल डिफेंडेंट के लिए मुदालेहा। शुद्ध हिंदी में वादिनी प्रतिवादिनी। वो जो व्यक्ति जाएगा, वादी जो कहलाता है न्यायालय के शरण में, तो वो कुछ लिखित जैसे आवेदन देते हैं, तो साधारण आवेदन जो होता है उसमें क्या होता है, किसको आवेदन आप दे रहे हैं। मान लीजिए कि आप जिलाधिकारी के पास जाते हैं कोई आवेदन देने, तो आप आवेदन किसको रेफर कीजिएगा, आवेदन में किसको आप इंगित कीजिएगा, तो जिलाधिकारी को करेंगे। और जो आप कहना चाहते हैं उसको लिखेंगे, यानी कि जो फैक्ट है, जो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, जो घटनाक्रम है, जो तथ्य है, जो आप उस पदाधिकारी के ज्ञान में लाना चाहते हैं, उसके नोटिस में लाना चाहते हैं, वो लिखेंगे। और उसके बाद आपका क्या प्रार्थना है, क्या प्रेयर है, आप क्या रिलीफ चाहते हैं, वो आप मांगेंगे। तो एक साधारण जो आवेदन देते हैं, जिसको अंग्रेजी में एप्लीकेशन कहते हैं, तो वो जनरल कोई भी एप्लीकेशन कहीं भी देते हैं, थाना में दें, सीओ के दें, बीडीओ के यहाँ दें, इवन कि स्कूल में एक विद्यार्थी हेडमास्टर और अपने क्लास टीचर को देता है, वो भी एप्लीकेशन है। आप जहाँ भी कहीं भी किसी वक्त किसी व्यक्ति को आप कोई आवेदन देते हैं, तो उस व्यक्ति को एड्रेस करते हैं जिसको आप देना चाहते हैं, और उसमें कुछ तथ्य लिखते हैं और नीचे में प्रार्थना लिखते हैं, प्रेयर जो आप चाहते हैं। अब मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, तो आप छुट्टी के लिए आवेदन देते हो, तो अपने वरीय पदाधिकारी को देते हैं, उनको संबोधित करते हैं, उसमें लिखते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज हमको छुट्टी दिया जाए, या हमारे घर में अमुक कार्य है जिसके वजह से हम कार्य पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं, छुट्टी है। ये भी एक आवेदन है। तो जो अंग्रेजी में वर्ड है एप्लीकेशन, वो हिंदी में आवेदन, वो बहुत बड़ा टर्म है। उसके अंतर्गत सब तरह के एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन जब वही एप्लीकेशन हम सिविल कोर्ट में देते हैं तो वो पिटीशन बन जाता है, उसको हम पिटीशन कहते हैं। जनरल हुआ एप्लीकेशन, लेकिन सिविल कोर्ट में वो पिटीशन हो जाता है। और अगर उसमें कुछ और तथ्य जोड़ दिया जाए तो वो प्लेंट बन जाता है। तो उसके लिए अलग से सिविल कोर्ट में प्लेंट बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी सीपीसी में लिखा हुआ है। ऑर्डर 6 जो है वो डिफाइन करता है प्लीडिंग्स को। प्लीडिंग्स के अंतर्गत प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों आता है, उसके अंतर्गत पिटीशन और एप्लीकेशन नहीं आता है। तो रिटन स्टेटमेंट उसको कहते हैं जब प्रतिवादी या डिफेंडेंट अपना उत्तर देता है, अपना रिप्लाई देता है, तो उसको कहते हैं बयान तहरीरी। उर्दू में बयान तहरीरी, अंग्रेजी में रिटन स्टेटमेंट और हिंदी में उत्तर पत्र। और जो प्लेंटिफ केस करता है, जो अर्जी लगाता है, उर्दू में अर्जी उसको कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसको वाद पत्र कहते हैं या भाषा पत्र भी कहते हैं, और अंग्रेजी में प्लेंट कहते हैं। लेकिन प्लीडिंग का मतलब हुआ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट दोनों। तो उसके लिए विधान बना दिया गया है ऑर्डर 6 में सीपीसी के अंतर्गत कि प्लीडिंग कब होगा। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन जो है वो प्लीडिंग नहीं होगा, या कोई पिटीशन है तो प्लीडिंग नहीं होगा, जब तक कि ऑर्डर 6 रूल 1 में जो उसके लिए निर्धारित मापदंड है उसकी पूर्ति नहीं होगी। यानी कि उसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति न्यायालय की शरण में गया है और वाद अपना प्रविष्ट किया है, यानी कि केस फाइल किया है, प्लेंट फाइल किया है, उस व्यक्ति को अपना पूरा नाम पता लिखना होगा। दूसरा, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो कोई रिलीफ मांगने गया है, उस व्यक्ति का पूरा नाम पता लिखना होगा, ताकि उसको न्यायालय द्वारा सूचना भेजी जा सके। उसके बाद जितने सारे तथ्य हैं जिसके आधार पर वह व्यक्ति न्यायालय में जाकर अपना कोई प्रार्थना करके
वो राहत लेना चाह रहा है न्यायालय के आदेशा के अनुसार, तो वो तथ्य लिखेगा। कैसे लिखेगा? वो छोटा छोटा पारा में, उसमें बहस नहीं लिखेगा, सिर्फ तथ्य लिखेगा, जिसको बोलते हैं बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। यानी कि ऑल द फैक्ट्स रिलेटिंग टू द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ इज रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन द प्लेंट। इसको बोलते हैं प्लीडिंग में सारा तथ्य होना चाहिए। जब सारा तथ्य हो गया तब उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद होना चाहिए रिलीफ होना चाहिए। यानी कि आप क्या प्रार्थना करते हैं, क्या याचिका करते हैं, या आप क्या प्रतिकार चाहते हैं। रिलीफ का हिंदी प्रतिकार भी होता है। तो आप जो चाहते हैं वो रिलीफ आप लिखेंगे। उसके बाद जो अगर विवादित कोई स्थल है, विवादित भूमि है, या जो विवादित वस्तु है, उसका पूरा विवरण उसके अंत में देंगे। वो पूरा विवरण इसलिए दिया जाता है कि वो आदेश अगर न्यायालय आपके पक्ष में पारित करे तो उस आदेश को सरजमीन पर जाके लागू किया जा सके। अगर उसका फुल डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा तो उसको वेग कहा जाता है, और वेगनेस में आपका वाद खारिज हो सकता है। इसलिए जो उसको विवादित भूमि होता है उसको सूट लैंड या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कहते हैं। विवादित भूमि या विवादास्पद प्रॉपर्टी है ना, तकरारी जमीन उर्दू में कहते हैं, तकरारी अराजी या तकरारी जमीन। तो वो पूरा विवरण अगर है तो कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उस आदेश का कार्यान्वयन सही उसी प्रॉपर्टी के लिए होगा जिसका पूरा विवरण कोर्ट के सामने है। अगर वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, आइडेंटिटी वेग है, उसको सरजमीन पर खोजा नहीं जा सकता है, लोकेट नहीं किया सकता है, तो वो डिग्री रिडंडेंट होगा। अगर डिग्री मिल भी जाती है, आदेश वादी को मिल भी जाता है, तो उस आदेश का कोई लाभ वो नहीं उठा सकता है। उसको बोलते हैं दैट डिग्री हैज बिकम नॉन एक्सिक्यूटेबल या डिग्री इज अनएक्सिक्यूटेबल फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सूट लैंड। सूट लैंड विवादित भूमि के पहचान नहीं होने के कारण वो डिग्री का कार्यान्वयन नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो व्यवहार न्यायालय है वैसा डिग्री पारित नहीं करेगा जिसका कि कार्यान्वयन उसके द्वारा नहीं हो सकता। उसको साधारण भाषा में समझाया जाए कि आज के तारीख में अगर वे कोई व्यक्ति ये कहे और केस लाए कि ये चांद का के ऊपर मेरा टाइटल है, डिक्लेयर कर दिया जाए मेरा टाइटल है, घोषणा कर दिया जाए, तो अगर घोषित कर भी देता है तो कोर्ट के पावर के बियॉन्ड है, क्योंकि चांद का जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए उसका आइडेंटिफिकेशन का नहीं है। चांद तक पहुंचने का कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार कोई साधन नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसका धरती के अलावे आकाश और आकाश से परे किसी दूसरे ग्रह पर उसका क्षेत्राधिकार में बहुत सारा कारण है जिसके वजह से वो डिग्री नहीं दे सकता है। और अगर डिग्री नहीं दे सकता है तो वो ऐसा सूट उसको लेना नहीं चाहिए। गलती से अगर सूट ले लिया है तो उस सूट को डिसमिस कर देना चाहिए, या अगर गलती से डिग्री हो गई है तो वो डिग्री अनएक्सिक्यूटिव रहेगा, उसका कभी निराकरण नहीं हो सकता है, उसका कोई लाभ वादी को नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ पैरामीटर्स है, ये सब कुछ प्रावधान है जिसको व्यवहार न्यायालय को देखना पड़ता है। तो ये सब चीज होने के बाद वो प्लीडिंग होगा, यानी कि वो अर्जी प्रॉपर होगा, प्लेंट प्रॉपर होगा, और तब उस पर न्यायिक प्रक्रिया बढ़ेगी, तब जाकर के वो काम सिविल कोर्ट आगे उस पर बढ़ाएगा और अंतिम निर्णय देगा। तो ये तो हो गया फैक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ द पावर एंड जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। तो एक्चुअली शक्तियां कहाँ कहाँ हैं? तो पहली शक्ति तो ये प्रदत्त है कि किसी भी तरह का जो दीवानी विवाद है उसका निराकरण करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। ये पावर धारा 9 के अंतर्गत निहित है, उसी के अंतर्गत निहित है, अलग से फिर कोई पावर देने की आवश्यकता नहीं। अब एक विवाद है सिविल कोर्ट के सामने और उस विवाद का निपटारा करने के लिए
एक लंबी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। तो वो प्रक्रिया में बहुत तरह का बीच बीच में मैटर आता है। अब जैसे कोई विवाद हो गया कि ये विवादित भूमि पर मकान बना हुआ है कि तालाब है, एक पार्टी कह रहा है कि नहीं इस पर मकान है, ये मकान मेरा है, मकान में हम रह रहे हैं, हम कब्जे में, और दूसरा पार्टी कह रहा है कि नहीं गलत बोल रहे हैं, इस पर तो तालाब है, आम जनता का कब्जा है और तालाब आम जनता उपयोग कर रही। तो न्यायालय का सामने क्या विकल्प है? तो न्यायालय में किसी भी विवाद को निपटाने हेतु जो विधि विधान है, न्यायालय के सामने जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें साक्ष्य की प्रक्रिया है। तो साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक साक्ष्य और एक दस्तावेजी साक्ष्य माने कागजी, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लेख्य साक्ष्य डॉक्यूमेंट पर आधारित, उसको कागजी सबूत भी कहते हैं उर्दू में, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। तो दोनों प्रकार के साक्ष्य दे सकते हैं, और दोनों प्रकार के साक्ष्य के बाद जो साक्ष्य विधि विधान के अनुसार मान्य है, जिसको न्यायालय मानेगा, उसके आधार पर वो निर्णय करेगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय को एक पावर है, एक शक्ति है कि वो अपना एक नुमाइंदा उस जमीन पर भेज सकता है। ऐसा देखा गया है या कानून में ऐसा माना गया है कि जो पार्टी, जो पक्ष न्यायालय में आता है कोई विवाद ले करके, तो अपने लाभ के लिए वो गलत बयानी भी कर सकता है, यानी कि वो प्लेंट या अर्जीदावी में गलत स्टेटमेंट भी दे सकता है अपने लाभ हेतु। उसी तरह से विरोधी पक्ष जो डिफेंडेंट है अपने उत्तर पत्र में भी गलत बात कह सकता है या झूठा वक्तव्य दे सकता है अपने लाभ हेतु। ये ऐसा क्रमशः धीरे 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 कालांतर में ये सब देखने को मिला और आज की तारीख में हो रहा है। इसलिए उस सब के बारे में न्याय बनाने वाले जो विधायिका होती है उसका उत्तरदायित्व है, और न्यायपालिका का उत्तरदायित्व है कि उसको देखे और उस पर निर्णय दे, और उसी के हिसाब से अगर आवश्यकता होती है तो विधायिका विधान बनाती है। तो आज के तारीख में जब तक कि न्यायालय संतुष्ट नहीं होता है, वो साक्ष्य चाहे मौखिक हो या कागजी साक्ष्य हो, दोनों से कोर्ट का सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं होता है, और वो सेटिस्फैक्शन कब होगा जब वो तथ्यों पर आधारित और उसके सपोर्ट में साक्ष्य से समर्थित होगा, तब न्यायालय उसको मानेगा। तो ये लंबी प्रक्रिया है, और दोनों पार्टी अपने अपने दावा को संपुष्ट करने के लिए गलत बयानी कर सकते हैं, यानी कि स्वयं झूठ बोल सकते हैं, अपने साक्ष्यों से भी झूठ बोला सकते हैं, कोई दस्तावेज बना करके चाली फरेबी भी दे सकते हैं। चूंकि देने में कोई रोक नहीं है, देने के बाद न्यायालय का कर्तव्य बनता है कि उसको हम देखें, वो सही है नहीं है, मान्य है नहीं मान्य है, वैधानिक है अवैधानिक है, विधि के अनुसार इसका साक्ष्य में पदार्पण हुआ है कि नहीं, जिसको बोलते हैं एडमिसिबल एविडेंस है कि नहीं। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से उसको प्रमाणित किया गया है कि नहीं। तो बहुत सारा मापदंड है जिसमें कि कम से कम गलती हो, कम से कम गलत साक्ष्य न्यायालय के सामने आवे। इसीलिए इसको कई तरह के प्रावधानों के शिकंजे में बांध करके रखा गया है। एक हो गया प्रोसीजर लॉ और एक साक्ष्य अधिनियम हुआ सब्सटेंसिव लॉ। वो दोनों को मापदंडों को देख करके न्यायालय को निर्णय करना पड़ता है। तो जब साक्ष्य आ गया, न्यायालय निर्णय किया, ये लंबी प्रक्रिया चलेगी। तो इसलिए लेजिस्लेचर्स ने, कानून बनाने वाले ने एक प्रावधान बना दिया गया कि न्यायालय अपना नुमाइंदा भेज सकता है, मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। वो रिप्रेजेंटेटिव को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कमिश्नर। वो कमिश्नर कौन जाता है? तो कमिश्नर किसी को भी न्यायालय बना सकता है, लेकिन ज़्यादातर वैसे व्यक्ति को बनाता है जो न्यायालय के समक्ष हमेशा अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। तो वैसे व्यक्तियों में वकील लोग का नाम आता है जो हमेशा न्यायालय परिसर में वर्किंग आवर में रहते हैं। तो वकील लोगों को कमिश्नर बनाया जाता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जिस तरह का विषय वस्तु का विवाद हो, उस तरह के विषय वस्तु के विवाद में
किसी वैज्ञानिक को, किसी सर्वेयर को, किसी साइंटिस्ट को, किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को, किसी आर्किटेक्ट को, किसी अकाउंटेंट को, किसी सीए को वो कमिश्नर बहाल कर सकता है अलग अलग काम के लिए। तो वो सभी कमिश्नर कहलाएंगे। कमिश्नर कमीशन वर्ड से बना है कमिश्नर। तो कोई कार्य के लिए किसी को सुपुर्द किया जाए तो उसको ये व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कमिश्नर कहा जाता है। एक कमिश्नर तो होता है कमिश्नरी का जो मालिक होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और रेवेन्यू का हेड कमिश्नरी का, वो कमिश्नर हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजनल कमिश्नर। क्योंकि कमिश्नरी एक डिवीजन कहलाता है, उस डिवीजन के अंदर कई जिले होते हैं, तो उसका जो हेड होता है वो डिविजनल कमिश्नर कहलाता है। और ये कहलाएगा एडवोकेट कमिश्नर। फिर अलग अलग विभाग में भी कमिश्नर होते हैं, हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के कमिश्नर होते हैं, तो वो कमिश्नर अलग है। ये कमिश्नर जहाँ पर सीपीसी के अंदर हम बात करते हैं तो सीधा मतलब है कि whosoever may be as per the requirement of the court and the issue involved in the matter for elucidating the disputed question or to making inventory of certain property or to seize some account or to hold local inspection of any property or to make inventory of any property or to investigate something on the spot or to make scientific investigation or to make partition. There are so many acts which are incidental in every suit of civil nature. किसी भी सूट में ये सब आवश्यकता पड़ सकती है। तो जब आवश्यकता पड़ती है तो कोर्ट अपना नुमाइंदा भेजता है, यानी कि कोर्ट एक कमिश्नर अपॉइंट करके उसको डिप्यूट करता है। तो उसके लिए शक्ति कहाँ है? तो उसके लिए धारा 75 में शक्ति प्रदत्त की गई और हर प्रकार का कमीशन जो होगा वो उसके अंतर्गत होगा। धारा 75 व्यवहार प्रक्रिया संहिता यानी कि सेक्शन 75 सीपीसी व्यवहार न्यायालय को कमिश्नर अपॉइंट करने का शक्ति प्रदान करता है। अब कमिश्नर का कई वर्ग है, तो कमिश्नर का 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट है सिर्फ लोकल इंस्पेक्शन, स्थानीय निरीक्षण। स्थानीय निरीक्षण करके रिपोर्ट करना कि कोई वस्तु है, कोई सामान है या कोई संपत्ति है, अचल संपत्ति या चल संपत्ति, उसका स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को जिसको बोलते हैं फिजिकल फीचर, और उसकी बनावट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। ये स्वरूप और बनावट को देख करके न्यायालय को बता सके अपने प्रतिवेदन के द्वारा, आंख से देख करके। तो जब जाएगा स्पॉट पर, आंख से देखेगा कमिश्नर और वो जो पाएगा स्पॉट पर उसको लिखेगा, तो इसको बोलते हैं दिस एक्ट इज कॉल्ड लोकल इंस्पेक्शन, यानी कि स्थानीय निरीक्षण। तो स्थानीय निरीक्षण करके जब प्रतिवेदन देगा तो उसके आधार पर कोर्ट निर्णय ले सकता है। और चूंकि वो कमिश्नर, ये माना जाएगा कि कमिश्नर इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट के शक्ति जो कमिश्नर बहाल करने का है उस शक्ति के आधार पर वो कमिश्नर बहाल हुआ है। तो दैट कमिश्नर बिकम्स ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और जितनी शक्ति कोर्ट को है वो शक्ति उस पर्पस के लिए उस कमिश्नर में निहित हो जाती है, जब तक कि कमीशन का वर्क पूरा नहीं हो जाता है और वो अपना रिपोर्ट नहीं देता है। तो इसको ये शक्ति वहाँ से मिलती है, सेक्शन 75 से मिलती है। लेकिन उसकी प्रक्रिया कैसे होगी, तो उसके लिए 2 अलग अलग ऑर्डर एंड रूल बनाया हुआ है। ये यहाँ पर इसलिए विशेष करके बता रहे हैं कि बहुत सारे एडवोकेट्स और जुडिशियल ऑफिसर भी यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, और हमको कई वर्षों से ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेक्चर देने का मौका मिला है जुडिशियल ऑफिसर्स के एकेडमी में। तो यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, और कई बार एज ए हाई कोर्ट प्रैक्टिशनर मेरे सामने लोअर कोर्ट का ऑर्डर आता है, और कुछ एडवोकेट्स भी हमेशा पूछते हैं। इससे मेरा अनुभव है कि इसमें क्लैरिटी की कमी है, लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है और लोग जानने का प्रयास नहीं करते हैं। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है।
इसलिए आप सभी व्यूअर इस पर ध्यान दें। लोकल इंस्पेक्शन के लिए जो कमिश्नर बहाल होगा उसका अधिकार क्षेत्र सेक्शन 75 में ही। अगर वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा, या पार्टीशन के लिए होगा, या अकाउंटिंग के लिए होगा, उसके लिए भी शक्ति सेक्शन 75 में ही है। लेकिन उसका निराकरण कैसे होगा, उसको कैसे अमल में लाया जाएगा स्पॉट पर, और उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए दो अलग अलग ऑर्डर एंड रूल बना हुआ है। तो जो स्थानीय निरीक्षण के लिए होगा वो ऑर्डर 39 रूल 7 में होगा। सभी लोग, ज़्यादातर मेरा अनुभव है कि 90%, कम से कम 90% लोग एडवोकेट्स या जुडिशियल ऑफिसर यहाँ पर गलती करते हैं। लोकल इंस्पेक्शन का भी एप्लीकेशन लोग ऑर्डर 26 में डाल देते हैं, वो गलत है। ऑर्डर 26 अलग चैप्टर है, ऑर्डर 39 अलग चैप्टर है। गलती होने की एक स्वाभाविक संभावना है, वो क्या है कि बेसिकली ऑर्डर 39 जो है वो इंजंक्शन के लिए है, और इंजंक्शन का मामला आता है वो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग में आता है, उसके लिए अलग शक्ति है प्रदान की गई है सीपीसी के अंतर्गत। तो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि मेन सूट जब आ गया उसके बाद उस सूट में फर्दर स्टेज पर वो सब सिचुएशन अगर एराइज करेगा तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ऑर्डर 39 प्राइमरली इंजंक्शन का है, निषेधाज्ञा, जिसको कि उर्दू में इम्तनाई कहते हैं, अंग्रेजी में इंजंक्शन कहते हैं, और हिंदी में निषेधाज्ञा, या उसका एक वर्ड और है व्यादेश। कोर्ट को अधिकार है किसी काम से रोक सकता है किसी व्यक्ति को जो प्रतिवादी है या वादी है, या उसको मैंडेटरी इंजंक्शन देने का भी अधिकार है, किसी काम को करने के लिए भी डायरेक्शन दे सकता है। तो इनिशियल स्टेज में मुकदमा के दौरान सीपीसी के अंतर्गत मैंडेटरी इंजंक्शन नहीं होता है, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत होता है। अभी के स्टेज में स्थानीय निरीक्षण के लिए ऑर्डर 39 रूल 7 होगा। तो गलती होने का कारण है कि बेसिकली ऑर्डर 39 है, इंजंक्शन का चैप्टर है, इसीलिए वहां पर ध्यान नहीं जाता। और ऑर्डर 26 एक्सक्लूसिवली कमीशन का है, डिफरेंट तरह का कमिश्नर का उसमें सिचुएशन कब क्या होगा, वो ऑर्डर 26 रूल 9 से लेकर के 13 तक सब लिखा हुआ है। तो शक्ति कहाँ से मिली, सेक्शन 75 से। उसके बाद जो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स आता है उसकी शक्ति कहाँ से मिलती है, तो सेक्शन 94 में मिलती है। और सेक्शन 94 बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसके लिए आपको कई तरह की शक्तियाँ उसमें लिखी हुई है सेक्शन 94 में। उसी के अंतर्गत हम लोग रिसीवर भी बहाल करते हैं, सिविल कोर्ट रिसीवर बहाल करता है, उसी के अंतर्गत शक्ति है। उसी के अंदर किसी को जेल भेजने की शक्ति है, सिविल कोर्ट भी जेल भेज सकता है, वो शक्तियाँ उसमें निहित है, वर्णित है, और उसके आगे फिर बनाया हुआ है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं पावर ऑफ सिविल कोर्ट का, तो फर्स्ट पावर है सिविल कोर्ट का बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सिविल कोर्ट who has been empowered to deal all type of dispute concerning civil nature। तो सिविल नेचर के सभी सूट को निष्पादित करने का अधिकार सेक्शन 9 से होता है, लेकिन जिस विधि विधान के अंतर्गत सिविल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, जिसका कि इसका जन्म हुआ है, उसके अंतर्गत ये निहित शक्ति है, जिसको कि इनहेरेंट पावर बोलते हैं। तो इसलिए एक धारा बना दिया गया, सेक्शन 9 में जो शक्तियां हैं वो छिपी हुई शक्तियां हैं, और बहुत बड़ी शक्ति है, उसको संरक्षित करने के लिए, सेव करने के लिए धारा 151 बना दिया गया।
तो धारा 151 सिविल कोड को अलग से कोई शक्ति नहीं देती। यहां पर भी लोग गलती करते हैं, अलग से शक्ति नहीं दी। जो शक्ति सिविल कोड में निहित है ऑलरेडी, वो निहित कहां से है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। जिस विधि विधान के अंदर आप लोग को बता चुके हैं, सिविल कोड एक्ट्स, जिसका पूरा नाम बंगाल आगरा आसाम सिविल कोड एक्ट 1887, उसके तहत गठन हुआ है कोर्ट का, न्यायालय व्यवहार न्यायालय का गठन हुआ है। तो जैसे ही न्यायालय का गठन हो गया तो सेक्शन 9 उसके पास आ गया, स्वयं शक्ति सेक्शन 9 की उसके पास आ गई, अलग से देने का नहीं है प्रावधान। और 151 है, उसके शक्ति को संरक्षित करता है, वो सेविंग पावर है, उस शक्ति को सेव करता है। तो कभी कभी लोग 151 से समझते हैं कि शक्ति मिली है, 151 से शक्ति नहीं मिली है। शक्ति तो आपका बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही है, सेक्शन 9 से ही है। बाकी स्पेसिफिक शक्ति है जो सेक्शन 75 से है और सेक्शन 94 से। तो सेक्शन 9, सेक्शन 75, सेक्शन 94 और सेक्शन 151, ये सबको अगर एक साथ मिला के पढ़ा जाए और समझा जाए तो आप ये पाएंगे कि जितने भी तरह की परिस्थितियां किसी दीवानी वाद को निपटारा करने में आती है, उसमें सभी प्रकार के कार्यकलाप इन शक्तियों द्वारा व्यवहार न्यायालय अपना संपन्न करता है। और वो कैसे उस शक्ति का लागू करेगा, उसके लिए ऑर्डर एंड रूल बना हुआ है, जो सीपीसी का सेकेंड पार्ट है, आदेश एवं नियमन, ऑर्डर एंड रूल। तो आज के इस लेक्चर में मैं समझता हूं कि बहुत आसान शब्दों में मैंने प्रयास किया है आप लोगों तक पहुंचाने का, और अगर आप लोगों ने समझा है तो आपका आगे का रास्ता बहुत आसान होगा, खास करके नए जुडिशियल ऑफिसर्स का, या जो लॉ प्रैक्टिशनर हैं, अभी बिगिनर्स हैं, उनके लिए, और स्पेशली जो जुडिशियरी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या लॉ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या लॉ स्टूडेंट हैं, उनके लिए। और अंततः इससे हर आम और ख़ास व्यक्ति, एक आम नागरिक, एक प्रबुद्ध पढ़ा लिखा नागरिक भी ये जानकारी प्राप्त करके लाभान्वित हो सकता है। क्योंकि आज की ऐसी परिस्थिति है कि जिसके पास संपत्ति है, कभी न कभी किसी न किसी प्रकार का विवाद होता है, तो कम से एक उसको मूलभूत ज्ञान भी होना चाहिए न्यायालय के बारे में और न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में, न्यायालय की शक्ति के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही रहा। फिर अगले वीडियो में इसी सीरीज में आगे हम लोग बात करेंगे, और पहले हम आपको बताएंगे ये जो शक्तियां हैं एक दूसरे के ऊपर कहीं ओवरलैप तो नहीं करता है, एक दूसरे को विखंडित तो नहीं करता है, या एक दूसरे का पूरक है, इस पर चर्चा करेंगे। एक छोटा लेक्चर होगा, अगर समय मिला तो उसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन फोर्थ स्टेज में वो शक्तियां जितनी भी हैं उसका सामंजस्य करके ये बताया जाएगा, और उस पर खास करके जुडिशियल ऑफिसर एंड एडवोकेट्स के लिए कि नियमन क्या आए हैं, रूलिंग्स क्या आए हैं माननीय उच्च न्यायालयों का और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उस पर बात करेंगे, ताकि जुडिशियल फंक्शन में आपको कोई परेशानी नहीं हो, या आप एज ए लीगल प्रैक्टिशनर हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक पूरी निष्ठा के धैर्यपूर्वक के साथ सुनेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आज जितनी चर्चाएं हुई हैं उसमें आपको कोई शंका नहीं रहेगी। सभी शंकाओं का समाधान करने का मैंने प्रयास किया है। फिर हम अगले सीरीज, इस लेक्चर सीरीज के अगले पार्ट में मिलेंगे। तो व्यूअर, thank you again for viewing and watching this channel, and you will be getting benefited all the time by watching my video series. Thank you all listeners.